हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेज विद फन पे। और आज फिर से एक नई और बड़ी वर्कशीट के साथ, वर्कशीट नंबर 70 कार्यपत्रक 70। डेट है हमारी 26/12/2020। बहुत बड़ी वर्कशीट है भाई साहब, थोड़े तो रहम खाओ हमारे ऊपर। मतलब छपाई मशीन बना के रखा हुआ है, इतनी बड़ी वर्कशीट क्यों देते हो समझ में नहीं आता। पर कोई नहीं, करेंगे। मैंने आपके लिए थोड़े से आंसर छोटे लिखे होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर थोड़ा राइटिंग में कुछ ऊंच नीच हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि वर्कशीट इतनी बड़ी थी कि वर्कशीट को वो बहुत गुस्सा आ रहा था। पर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना। तो यहाँ अपना नाम डालिएगा, कक्षा, रोल नंबर और विषय, कक्षा अध्यापक का नाम डालना ना भूलें, क्योंकि अगर नहीं डालोगे तो वर्कशीट का उतना बड़ा महत्व रहेगा नहीं, पता नहीं क्यों। तो नाथसीवाद और हिटलर का उदय। उदय मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी उदय उदय उदय, कोई बात नहीं, करते हैं उदय करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो 3 से 5 अंक वाले प्रश्न, तो 3 से 5 अंक वाले प्रश्न है, ठीक है। साढ़े 20 प्रश्न आए हैं। तो प्रश्न नंबर 1, दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने क्या नरसंहार किया। अब जर्मनी ने जो है दूसरे विश्व युद्ध में लोगों को मारना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब वो बोल रहे थे कि दूसरे विश्व युद्ध में हम उन लोगों को लग रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा है, परंतु नहीं। दूसरा विश्व युद्ध के साये में जर्मनी अपने लोगों को भी मार रहा था। देखिए कैसे। दूसरे विश्व युद्ध में के साये में जर्मनी ने यूरोप में रहने वाले, ठीक है, यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा, ताकि जो इनके नस्ल वाले हैं वो जिंदा रहें और जो यूरोप के नस्ल वाले हैं वो मर जाएं। ठीक है। इस सामूहिक नस्ल में 60 लाख यहूदी से इनकी बहुत कट्टर दुश्मनी थी। ये आर्य समाज के थे, जर्मनी में जो शुद्ध थे, और यहूदी इनके बीच कभी नहीं पटी। और 17 लाख यहूदियों को इन्होंने मारा, ठीक है। 2 लाख जिप्सी, और ये दोनों जो है यहाँ की जो सबसे नीची जाति है ना वो थी, ठीक है। और 10 लाख पोलैंड के नागरिक को भी इन्होंने मारा था। तो ये था प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। हिटलर और गायोबल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों करी। ओहो, आत्महत्या कर ली हिटलर जी ने। तो देखते हैं क्यों करी थी। तो हिटलर ने क्रूरता से दुनिया भर में अपना डर का माहौल पैदा करा। कितनी मेहनत करके डर का माहौल बनाया। देखिए फिर उसके बाद क्या होता है। हिटलर को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। हरी का नहीं, हार का सामना, ठीक है, सामना करना पड़ा। इस हार से हिटलर टूट गया और खुद को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। इस हार से जो है हिटलर टूट गए और उन्होंने अपने मरने का फैसला ले लिया, ठीक है। सोवियत संघ के सैनिकों ने उनको पकड़ने आते उससे पहले हिटलर ने खुद को बंकर में बंद कर लिया और अपने आप को गोली मारकर हिटलर ने आत्महत्या कर ली, ठीक है। अब जो गयोबल्स थे उनके साथ क्या हुआ ये देखते हैं। तो गयोबल्स जो कि हिटलर का भरोसेमंद सहयोगी था, 1 मई 1945 को हिटलर द्वारा आत्महत्या करने के बाद अगले दिन गयोबल्स और उसकी पत्नी ने अपने 6 बच्चों को जहर देकर स्वयं भी मर गए। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का उत्तर, बड़ा है तो आप इसे उतार लीजिएगा। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। हेलमुट को क्या समझ नहीं आया। तो देखते हैं हेलमुट को क्या समझ नहीं आया। तो हेलमुट को वर्कशीट नहीं समझ में आई, तो नहीं देखते हैं। हेलमुट को वर्कशीट नहीं समझ में आई तो मेरे चैनल पे आ जाता। अरे छोड़, देखते हैं क्या नहीं समझ में आया। तो देखते हैं। हेलमुट ने सन 1945 में हिटलर की आत्महत्या करने के बाद हेलमुट और उसके माता पिता आपस में बात कर रहे थे कि उन्हें पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो लोग बैठते हैं परिवार के साथ, चाय पीते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं कि भैया हम ये करेंगे वो करेंगे। ये लोग आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं, मतलब देख रहे हो। एक दिन हेलमुट के पिताजी ने अपने दफ्तर में आत्महत्या कर ली, ठीक है। हेलमुट के जो पिताजी थे उन्होंने दफ्तर में आत्महत्या कर ली। इस बात को सुनकर हेलमुट को गहरा सदमा लगेगा। उसके पिताजी ने जब आत्महत्या कर ली, तो इस घटना के बाद हेलमुट ने अपने घर में एक अनाज का निवाला भी नहीं खाया, क्योंकि उसे डर सता रहा था कि उसकी माँ उसे जहर ना दे दे। हेलमुट यह बात समझ नहीं पाया कि उसके पिताजी नाज़ी थे एवं हिटलर के कट्टर समर्थक थे। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3, आप इसे उतार लीजिएगा। और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है वार्षिक शांति संधि। शांति कहाँ पूरी, इसी में तो द्वितीय जो युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध, इसी के द्वारा हुआ था, वार्षिक संधि के द्वारा, ठीक है। वार्षिक संधि क्या थी, इस संधि के बारे में
इस संधि के बारे में आपके क्या विचार है? तो लिखिए, लिखते हैं चलिए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वार्षे की संधि पर हस्ताक्षर किया। वार्षे की संधि के बाद निम्नलिखित पाबंदियां जर्मनी पर लगाई गई। आप इसे याद रखिएगा कि 28 जून 1919 को जर्मनी ने जो है वार्षे संधि को अपनाया था, ठीक है। वार्षे की संधि के बाद निम्नलिखित पाबंदी जर्मनी पर लगाई गई, ठीक है। तो युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया, जो कि गलत था। अपने सारे उपनिवेशों को छोड़ना पड़ा जर्मनी को, ठीक है। 6000 पाउंड का जुर्माना भी जर्मनी को ही भरना पड़ा। जर्मनी सेना सीमित रहनी पड़ेगी। तो ये सारी जो थी ना, ये सारी चीज़ें उन्हें माननी थी, ठीक है। अब एक और प्रश्न है कि आपने विचार लिखने हैं, तो चलिए लिख देते हैं। मुझे इस संधि के कानून बिल्कुल सही नहीं लगे, क्योंकि ये कानून अपमानजनक है और ये वार्षे की संधि के कारण द्वितीय युद्ध के बीज उग गए थे, ठीक है। तो यही था प्रश्न नंबर 4 में। आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 में, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किस प्रकार छोड़ी? तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ आपके सामने इस प्रकार से है। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था में अपनी गहरी छाप छोड़ी। प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले अधिक सम्मान दिया जाने लगा। प्रचारक और राजनेता इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को ज़्यादा आक्रामक बनाया जाए। तो समाज में ये आ गया और राजनीतिक में ये आ गया, ठीक है। समाज में क्या भेदभाव हुआ? सिपाहियों को ज़्यादा मोल भाव दिए जाने लगा, जिस कारण समाज में भेदभाव हुआ। राजनीति में भी बदलाव आया, ठीक है। तो ये इसमें दोनों चीज़ें समाहित है। तो ये था प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा और हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। स्पार्टस्किट्स लीग क्या थी? इसका क्या प्रभाव हुआ? तो देखते हैं। स्पार्टस्किट्स लीग जर्मन की एक राजनीतिक पार्टी थी। स्पार्टस्किट्स ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। अब इसके बाद जो है इनकी दुश्मनी हो गई समाजवाद से, ठीक है, जैसा कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। डाली, जिसके बाद कम्युनिस्ट और समाजवाद के साथ कट्टर दुश्मनी हो गई और इसी कारण जो है हिटलर के खिलाफ ये लोग मोर्चा नहीं उठा पाए और हिटलर ने नाज़ीवाद जो नेशनल पार्टी थी उसे आगे बढ़ाया, ठीक है, इनकी दुश्मनी के कारण। अगर ये दुश्मनी ना करते तो हिटलर का उदय कभी हो ही ना पाता। तो ये था प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। प्रश्न नंबर 7, फ्रांस के लोगों द्वारा जर्मनी के रूर इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया? अब ये जो रूर था ना, ये जर्मनी का सबसे तगड़ा कोयले का भंडार था, ठीक है। परंतु क्या हुआ कि वार्षे की संधि के कारण जर्मनी को फ्रांस को ये हिस्सा देना पड़ा, ठीक है, और जर्मनी ने इस हिस्से पर कब्जा कर लिया। फ्रांस के लोगों द्वारा जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके पर रूर पर कब्जा कर लिया। इससे निम्नलिखित बदलाव आए। अति मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई, क्योंकि भाई साहब औद्योगिकरण का सबसे ज़रूरी इलाका था रूर। अब रूर नहीं रहा तो उन्होंने ज़्यादा मुद्रा छापी तो अति मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई, ठीक है। जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। $1 में खरबों का मार्क लग गया, यानी $1 इज इक्वल टू खरबों, यानी ठीक है $1 बराबर हो गया खरब के। तो ये था प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। तो प्रश्न नंबर 8 कुछ आपके सामने इस प्रकार है। आर्थिक संकट क्या था? इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार गया, जैसे कि हमें पता है, और वार्षा की संधि के कारण उन्हें हर्जाना भरना पड़ा। फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर इलाके पर कब्जा कर लिया गया, जो कि जर्मनी का विशाल कोयले का स्रोत था, जैसा कि हमने पढ़ा अभी। इन सभी कार्यों एवं घटनाओं के द्वारा जर्मनी पर आर्थिक स्थिति खराब होने का संकट आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म होता है हमारा प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पर दो प्रश्न एक ही में है। तो इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये देखिए, इसका जर्मनी पर निम्न प्रभाव पड़ा। अति मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई, जरूरी वस्तु का मूल्य बढ़ गया, गरीब एवं जर्मन के लोगों का हाल काफ़ी खराब हो गया। तो ये था प्रश्न नंबर 8 का उत्तर। आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, हर बार की तरह। तो प्रश्न नंबर 9 है, हिटलर की वो विशेषताएं लिखी है जो उस समय जर्मनी के लोग को पसंद आई। तो भाई साहब, हिटलर बहुत अच्छा बोलता था, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसने जर्मन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचा था, परंतु कुछ गलतियाँ उसने करी थी, ठीक है, काफ़ी गलतियाँ उसने कर दी थी, जिस कारण उसकी मृत्यु काफ़ी दर्दनाक हुई। हिटलर की विशेषताएं जो उस समय जर्मन के लोगों को पसंद आई वो निम्नलिखित थी। हिटलर एक अच्छा वक्ता था, जिस कारण जर्मन लोगों को उसे पसंद करते थे। बेरोजगार और रोजगार देने का वादा किया था। हिटलर द्वारा यह कहा गया कि
जर्मनी विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा। तो यही सब बातें जो है लोगों को पसंद आई। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मेरी बात पसंद आई हो तो हिटलर की बात तो आपको पसंद आए ना आए, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रश्न नंबर 10 है, हिटलर ने तानाशाही की स्थापना के लिए क्या क्या किया। तो चलिए देखते हैं कि हिटलर ने क्या क्या किया। तो हिटलर ने ये सब किया था, ठीक है। हिटलर ने तानाशाही स्थापित करने हेतु निम्नलिखित कार्य किए। हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की रचना को भंग किया। हिटलर ने अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। जबकि प्रेस वाले जो लोग हैं वो परमानेंट होते हैं, पर फिर भी उन्हें निलंबित कर दिया इस बंदे ने, पता नहीं क्यों। एक आदेश निकाला और उसके तहत इनको निलंबित कर दिया कि निकलो। और ये लोग वो लोग थे जो इसका समर्थन नहीं करते थे, इसका साथ नहीं देते थे, ठीक है। गेस्टापो एएस अपराधी नियंत्रण पुलिस सुरक्षा से का भी संगठन किया गया, जबकि वहां पर पहले से ही हरी वर्दीधारी पुलिस मौजूद थी। फिर भी इन्होंने जो है भाई साहब ने फालतू के फंड में और सेवा दे दी, सुरक्षा सेवा और दे दी। किस लिए दी? क्योंकि उसे अपना शासन स्थापित करना था। और ये जो गेस्टापो एसएस अपराधी नियंत्रण पुलिस थी, इनको बेहिसाब अधिकार दे दिए गए, ठीक है, कि आप किसी को भी देश निकाला कर सकते हो, आप किसी के साथ भी ये कर सकते हो। तो ये बहुत गलत थी और इससे पता चलता है कि हिटलर ने तानाशाही स्थापित कर ली थी, ठीक है, तभी तो उसका इतना चल रहा था शासन। तो ये गलती करी थी हिटलर ने। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 10 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। विदेशी नीति के मोर्चों पर हिटलर को क्या क्या कामयाबी मिली। तो विदेशी नीति के मोर्चों पर हिटलर को निम्नलिखित कामयाबी मिली। 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन दूर किया। 1936 में राइनलैंड पर दोबारा अपना नियंत्रण स्थापित किया। 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि की, जिसके बाद वो फिर से मित्र बन गए, ठीक है, और फिर से उन्होंने विश्व युद्ध की तैयारियां स्टार्ट करी। तो ये था प्रश्न नंबर 11 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 12, जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी और इसी के कारण वो मारा भी गया था हिटलर। तो जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, क्योंकि हिटलर की सेना बिल्कुल तैयारी के साथ नहीं थी और इस सेना को सोवियत संघ के भौगोलिक स्थिति से अच्छे तरीके से परिचित नहीं थी। तो अब देखो, इसकी जो सेना थी वो सोवियत संघ के जो भूगोल की स्थिति थी उससे परिचित नहीं थी, यानी कौन सा रास्ता कहाँ से निकलता है, हमें कहाँ से भागना चाहिए, ये इन्हें पता ही नहीं था। वे क्या करने गए थे फिर वहाँ पर, तो अच्छी तरह से परिचित नहीं थी और ये सच में एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी, ठीक है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल कोई इसमें दोहराए नहीं है। तो प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 ये रहा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों कूद पड़ा। तो जब हिटलर को जापान का समर्थन मिला, उसके बाद जापान ने सीना चौड़ करके 1941 में पर्ल हार्बर पर अमेरिका ठिकानों पर बमबारी कर दी, ठीक है। तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा और भाई साहब फिर उसके बाद जो हुआ जापान के साथ वो बहुत बुरा था। जापान का जो है हिरोशिमा शहर, उस पर इन्होंने विस्फोट किया परमाणु का। किसने? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने पूरी तरीके से जो है अपना बदला ले लिया था। तो ये था प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। मेरे हाथ काफ़ी हिल रहे हैं क्योंकि ठंड काफ़ी है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। अरे मत हिल मेरे भाई, मत हिल इतना। हिटलर का विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो अब मुझे इसे दूसरे हाथ से ही पकड़ना पड़ेगा, तो अब ठीक है थोड़ा। तो हिटलर को लगता था कि विश्व में जर्मनी की सीमाओं को फैलाना चाहिए, इससे मात्र देश का क्षेत्रफल भी नहीं बढ़ेगा, साथ ही साथ नए इलाकों का बसाव होगा और लोग अपने जन्म स्थान की ओर और अच्छा बनाते, ठीक है। तो यानी हिटलर को लगता था कि सब लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है, तो जर्मन का हिस्सा जो है वो थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए जो है हिटलर चाहता था कि विश्व में कुछ और हिस्सा जर्मन को मिले, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। बस उसका वो ऐसा चाहता था, वैश्विक दृष्टिकोण उसका यही था, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, नात्सी शुद्ध स्वास्थ्य नॉर्डिक आर्यों का समाज क्या था। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नात्सी में जो है जो नात्सी का जो शासन था उस दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच असमानता की भावना पैदा हो गई थी। तो देखते हैं नात्सी के दौरान समाज में समानता मौजूद ही नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें नॉर्डिक जर्मन आर्य ऊंची नस्ल थी। इस नस्ल के लोगों की पहचान ब्लाइंड नीली आंखों वाले से थी, ठीक है। तो इन जो आर्य समाज के थे उनकी जो पहचान थी वो नीली आंखों से करी जाती थी। तो ये था प्रश्न नंबर 13 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 16 है जर्मनी और नाज़ी जर्मनी में अवांछित कौन कौन थे और उनका क्या हाल हुआ। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ था, अभी कुछ और पहले क्वेश्चन पे डिस्कस भी किया था। तो नाज़ी जर्मन में यहूदी, जिप्सियों, अश्वेत, रूसी और पॉलिश अवांछित थे, जिनको द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन के लोगों ने मारा था। ठीक है, इन अवांछित नस्ल के लोगों नाज़ियों द्वारा मारा जाने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध में भी इनको मारा गया और वैसे भी इनको बंकर में भर के मारा जाता था। ठीक है, और खुद हिटलर ने भी बंकर में अपने आप को ले जाकर गोली मार दी थी। तो क्या भगवान ने दिया ना कैसे करके, तो और करो तानाशाही। तो प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 17 है नाज़ियों का नस्ल कल्पना लोक क्या था, यानी नाज़ियों का जो है नस्ल के प्रति क्या कल्पना थी। तो चलिए देखते हैं। अरे यार ये रुक एक मिनट। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कभी कभी जो मेरा कैमरा है वो भी काफ़ी हरकतें करता है। तो उत्तर है इसका, नाज़ियों का मानना था कि समाज बराबर नहीं है, केवल शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें लगता था कि उच्च नस्ल एवं ताकतवर लोग ही जिंदा रहेंगे, तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं लगता था, उन्हें बस आर्य समाज सबसे बड़ा लगता था। ठीक है, सबसे बड़ा आर्य समाज, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 17 का उत्तर, आप इसे उतार लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। वीडियो हो गई 16 मिनट की। तो नाज़ी जर्मन में युवाओं की क्या स्थिति थी। तो नाज़ी जर्मन में युवाओं की स्थिति निम्नलिखित है। स्कूल में बच्चों का हिंसा एवं आक्रामक की भावना शिक्षा की, ठीक है, यानी जो बच्चे थे उन्हें हिंसा और आक्रामकता की भावना की शिक्षा दी जाती थी, जो कि काफ़ी गलत था। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी बच्चों को सिखानी चाहिए। क्या करोगे बच्चों को सिखा के, WWE में लड़वाओगे? छोड़ो, इसका क्या मानना था, बुढ़ऊ सारा सटिया गया था और क्या। तो दूसरा, हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी बच्चों को सिखानी चाहिए। 10 वर्ष की कम उम्र के युगफॉक नामक संगठन का हिस्सा बना दिया गया किन बच्चों को, जिन बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम थी। तो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 19, मातृत्व के बारे में हिटलर की क्या सोच थी। तो मातृत्व के बारे में हिटलर की निम्न सोच थी। लड़कियों को सदैव यह बताया जाता था कि उन्हें एक अच्छी माँ बनना था। ठीक है, उन्हें शुद्ध आर्य रक्त वाले स्वस्थ बच्चों को जन्म देना है, उन्हें यहूदियों से दूर रहना है। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर आपके सामने है। कुछ समझाने वाली बात नहीं है, सब मैंने आसान भाषा में लिखा हुआ है ना, तभी आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर देना। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का किस प्रकार इस्तेमाल किया। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया द्वारा अपने धुआंधार प्रचार का प्रचलन किया। उन्होंने इस प्रचार में हिटलर को मसीहा बताकर उसे रक्षक बनाया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 70। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद।